Welcome, sir. So let's begin with the next type of stress, that is shear stress. If you remember, shear stress का symbol ये था and shear strain. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन अपन ने कल देखा था बड़े ध्यान से. तो हमने देखा था shear strain जो होता है वो होता है F parallel upon the surface. ठीक, तो I hope you remember this example कि बंधा हुआ था पाइप, इसको हमने फोर्स किया F लगाकर, है ना. तो जो स्ट्रेस डेवलप हुआ था वो था फोर्स पैरेलल टू द एरिया. आई होप यू रिमेम्बर दिस क्लास. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, और एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज ये कोई रॉड है, ठीक, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने को ए दे रखा है और हम इस रॉड को ऐसे खींच रहे हैं. अब आप कहोगे सर इससे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पैदा होता है. ठीक, बट अगर मैं ऐसा कोई सरफेस एरिया ले लूं टेढ़ा, आर यू एबल टू इमेजिन इट, ऐसे कट कर दूं, तो क्या आप समझ सकते हैं इस एरिया के परपेंडिकुलर भी कुछ फोर्स का कंपोनेंट है और पैरेलल भी कुछ फोर्स का कंपोनेंट है. तो ये जो सरफेस आपने बनाया है ग्रीन वाला नया, इस पे shear स्ट्रेस भी होगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी होगा. कैन यू इमेजिन एवरीवन? Yes, sir. So if this is angle theta, we want to find shear stress and longitudinal stress on the highlighted cross section. ठीक, आप करो मत्था मारो, इसका एरिया भी ए नहीं होगा. क्या आप समझ सकते हो, एरिया ए तो इसका है, तो इसका एरिया भी कुछ और होगा. कैन यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. करो फिर. सो व्हाट यू गेट, तो फंडा वही रहा आपका एफबीडी बनाने वाला, है ना. अरे ये थोड़ा बड़ा छोटा बन गया. आपने कट कर दिया वहां से, सर ने कहा था जी कट कर दो, कट कर दिया आपने. इधर फोर्स एफ लग रही है तो पक्की बात है रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी लग रही होगी. क्या ये क्लियर है सबको? क्योंकि हमने तो इस एफ को रोकना है, तो जो टेंशन फोर्स है वो तो एफ के बराबर है. But F is now neither perpendicular nor parallel, so we will have to take components. So this will be T perpendicular and this will be T parallel. Yes, this will give rise to shear stress, this will give rise to longitudinal stress. अच्छा, ये एंगल क्या दे रखा है अपने को? थीटा. तो जो A डैश है क्या वो A अपॉन cos थीटा होगा, क्योंकि A से ज्यादा होगा. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? लॉजिकल है, A cos थीटा नहीं होगा, A अपॉन cos थीटा होगा. हाँ जी, So ये T पैरेलल कैसे हुआ? क्या कह रहे, दोबारा बोलो, एक एक करके बोलो. A upon sin theta नहीं होना चाहिए. A अपॉन साइन थीटा होना चाहिए. यस, या A अपॉन साइन थीटा होना चाहिए. गुड.
या ए सर अपॉन टी साइन थीटा नीचे पैरेलल कैसे फर्स्ट आया? टी के कंपोनेंट्स ले लो ना देवी जी, एक ये वाला कंपोनेंट और ये वाला, पैरेलल टू द एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। ओके तो अब एरिया ए एरिया बाय क्या कॉस होना थीटा या चाहिए, ए बाय साइन थीटा कैसे? वही तो बता रहा हूँ। ये जो पीस बना है ये एलिप्टिकल बना है और ओरिजिनल पीस हमारा सर्कुलर था। हाँ जी, इफ यू से कि ये डायमीटर 2r है, अब ये जो पीस बनेगा इसका जो डायमीटर 2b होगा, एलिप्स में याद है 2b और 2a होता है। यस सर। यस सर। अच्छा, ये वाला साइज इसका 2r होगा, इसका ये वाला साइज भी 2r होगा। तो देखो ये 2b है, ये 2r है और ये एंगल क्या है, थीटा। तो a डैश जो है वो होगा पाई b इंटू आर, ए जो है वो क्या है पाई आर स्क्वायर। आई होप यू रिमेम्बर दिस। एलिप्स का एरिया पाई ए Yes, बी होता है sir. ना। सर यस कैन यू सी दिस? ओके, तो क्या b cos थीटा, सॉरी b sin थीटा, 2b sin थीटा इक्वल टू 2r आएगा? तो b sin थीटा r आ रहा है, तो क्या a डैश sin थीटा a होगा? हेंस a डैश विल बी इक्वल टू a बाय sin थीटा। डेरिवेशन समझ आई? ये करेक्ट होगा, ये रॉन्ग होगा? Yes, sir. क्लियर है? हाउ डू यू फाइंड इट आउट लॉजिक से? तो a डैश क्या आ जाएगा, a बाय साइन थीटा। अब कंपोनेंट की बात ही है, हमारे पास टेंशन T परपेंडिकुलर, T पैरेलल, टेंशन के कंपोनेंट्स। टेंशन ऐसी थी, क्या ये एंगल भी थीटा होगा? तो क्या T पैरेलल T cos थीटा नहीं होगी और T परपेंडिकुलर T साइन थीटा होगा? बोलो यार। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस T परपेंडिकुलर अपॉन a डैश होगा, क्या आएगा, T साइन थीटा अपॉन a बाय साइन थीटा, क्या आ जाएगा, F बाय a साइन स्क्वायर थीटा। और जो टाउ है वो क्या होगा, ये आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी F बाय a साइन थीटा into cos theta. And if you want to apply some mathematics you can take this. Yes, बोलो यार। तो किसी भी टेढ़े Yes, sir. सरफेस पे, किसी भी रॉड के सरफेस पे एट एन एंगल थीटा दोनों टाइप के स्ट्रेस लग रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रेस भी है और शियर स्ट्रेस भी है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी है। अब ये प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा है, अगर सिग्मा मैक्स चेक करना है आपको तो थीटा इक्वल टू 90 पर होगा। टाउ प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा है, तो अगर आपको टाउ मैक्स चाहिए तो थीटा इक्वल टू 45 पे होगा। कैन यू अंडरस्टैंड? साइन 2 थीटा मैक्सिमम 45 पे होता है, साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम 90 पर होता है। इसका मतलब क्या है, जो सरफेस थीटा इक्वल टू 90 पर है, मतलब ये वाले जो सरफेसेस हैं इनका सबसे ज्यादा खतरा है, ये सबसे ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में है। और जो सरफेसेस 45 डिग्री पर हैं, 45 डिग्री वाले एंगल पर है, ठीक, उनको सबसे ज्यादा खतरा किससे है, ट्विस्टिंग से है। अब आप अपनी रिकॉल करो, जब भी एक चौक लो, फील लेना अभी ये, अब क्योंकि वीडियो नहीं है तो मैं फील से देखो, अगर कोई चौक का पीस है, आप ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो, उसको खींच के तोड़ना, तो आप देखोगे जो सरफेस मिलता है ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट मिलता है। आप चेक करना कभी भी, Yes, sir. ठीक है ना। और इसी चौक के पीस को आप ट्विस्ट करके तोड़ना, Yes. तो you'll get a surface like this. Yes, sir. Always you will get a 45 डिग्री वाला एंगल, क्योंकि ट्विस्ट माने शियर, शियर कहां पर सबसे ज्यादा है, 45 वाले पे सबसे ज्यादा है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सबसे ज्यादा किस पे, स्ट्रेट वाले पे। तो लॉन्गिट्यूडनल से कौन सा सरफेस सबसे पहले बकल करेगा, 90 वाला। और ट्विस्ट से या शियर से सबसे पहले कौन टूटेगा,
ये 45 वाला। आर यू गेटिंग इट क्लास? फील आई? अभी अगर नॉर्मल क्लास होती तो मैं किसी बच्चे को बोलता भाई कल चौक लेके आना, फिर हम क्लास में तोड़ तोड़ के देखते। तो डू इट योरसेल्फ नाउ। कॉन्सेप्ट समझ आया सबको यार? Yes, sir. ये बात अब हमें समझ आ गई है कि शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। शियर स्ट्रेस का एक और एप्लीकेशन है। सपोज देयर इज अ मेटल शीट, ठीक है ना? यू कैन इमेजिन you have too many papers and you are punching a hole in it। तो आपने होल पंचर देखा है ना, कैसा होता है? वो कुछ ऐसी शेप का एक Yes, पंच sir. होता है, प्रेस करके होल निकाल देते हैं। नाउ इस बात को समझो, अगर ये कोई प्लेट है, फील लेना, ये कोई प्लेट है, उसमें अगर आप होल खोद रहे हो, पंचिंग अ होल इन इट। सो बेसिकली हाउ डू यू पंच अ होल इन इट? यू पुट फोर्स। हाँ जी, आपने फोर्स लगा दी इस पे। How do you punch a hole in a machine, in a piece of plate or a metal or even a paper? You put force। क्या ये फोर्स इस एरिया के जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं पैरेलल नहीं है? तो जो ब्लू वाला सरफेस है सारा, ये शेयर होके फट जाएगा, ये शेयर ब्रेकेज हो जाएगी। बोलो, इस पे ऊपर कौन सा स्ट्रेस है? शेयर स्ट्रेस है। यस, बोलो यार। अगर if the shear stress applied by the force exceeds shear breaking stress, then we can punch the hole। Obviously, पंच द होल मतलब उतना सा पीस निकाल कर ले जाएंगे, ब्रेक करके ले जाएंगे उसको। होल पंच तो किया होगा ना यार, वो कागज में पंच करते हैं होल। बोलो। यस सर। हाँ, yes, sir. ठीक है ना? उसको हल्का सा टच करोगे होल नहीं होगा, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। और आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, जितने ज्यादा कागज बढ़ते जाते हैं जोर बढ़ता जाता है आपका। ठीक है ना? आप में Yes, से कई yes, लोगों ने sir. उसको होल पंच करने के लिए नहीं, बट गंद पाने के लिए यूज किया होगा। उसके पीछे जो टुकड़े कागज के यूज होते हैं, Yes, sir. ठीक है ना? यस सर। उनका सर्दियों में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है उसका, मतलब बेहतरीन यूज है। घर में अगर छोटा भाई बहन है, उसके हर कपड़े के लेयर में वो डाल दो, वो बेचारा उठेगा बैठेगा सारे घर में फैलाएगा और गाली खाएगा। यू कैन डू दिस। ठीक है? Thank you, अब sir. अगर होल जिस शीट में आपने करना है उसकी थिकनेस टी है और होल का रेडियस आर है, तो ये जो ब्लू वाला एरिया था, मुझे बताओ ये कितना होगा? जो ब्लू वाला एरिया है, क्या ये 2 पाई RT होगा? कैन यू इमेजिन? Yes, sir. Yes, sir. तो इस पे शियर स्ट्रेस कितना होगा? फोर्स, अब फोर्स पैरेलल, जो फोर्स यहाँ से लग रही थी अपॉन ये वाला एरिया, कितना आ जाएगा? और दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ बी, ब्रेकिंग स्ट्रेस। यस सर। टू पंच अ होल, ठीक है ना? तो F क्या आ गया? 2 पाई RT इंटू टाउ बी। यस, और आप देख सकते हो थिकनेस बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी। हाँ हाँ हाँ, और जितना बड़ा होल करना होगा उतना भी जोर ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सही है, हमारी सेंसेस से मैच कर रहा है। यस सर। मेरी तो कर रहा है, मतलब आप लोगों की कर रहा है कि नहीं? लॉजिक समझ आया सबको? यस सर। हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ठीक, जिन क्लियर हुआ सबको? नाउ वी कम टू समथिंग Yes. कॉल्ड एज टॉर्शन या ट्विस्ट। ठीक है? टॉर्शन को ट्विस्ट भी बोलते हैं। जब भी हम टॉर्शन करते हैं, एक्चुअली शियर स्ट्रेस पैदा होता है। कैसे टॉर्शन को समझते हैं? फील लेकर समझेंगे। ये मान लीजिए कोई पाइप है, जमीन में हमने जोड़ रखा है, बंधी हुई है।
ठीक है ना। नाउ जस्ट मान लो उस पे एक लाइन मार्क है, अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं ऊपर से, तो क्या ये लाइन टेढ़ी नहीं हो जाएगी? कैन यू फील that this line will become like this? Can you all feel this? सर ट्विस्ट किसको किया? टॉप मोस्ट सरफेस को, इसको ट्विस्ट कर दिया पकड़ के, टॉर्क लगा दी ना, टॉप मोस्ट सरफेस को घुमाने लग गए हम, समझ गए ना? यस सर। यस सर। तो दिस इज हाउ द लाइन विल बिकम। ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला सरफेस है, इस पे मान लो ये ब्लैक वाली लाइन बनी हुई थी, तो ये ब्लैक वाली लाइन यहाँ चली जाएगी। कैन यू अंडरस्टैंड? आप समझ आ रहा है क्या हुआ? ट्विस्ट हो गया, हाँ वो साइड पे चली गई। तो ये जो एंगल ये घूमे, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्विस्ट एंगल। आर यू गेटिंग इट क्लास? यस सर। जब आप एंगल थीटा ट्विस्ट करोगे, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर इनका रेडियस r था, क्या ये वाला डिस्टेंस r थीटा होगा? ऑब्वियस है, थीटा से कम r थीटा होगा। बोलो यार। यस सर। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, इसको समझना। जो शियर स्ट्रेन पैदा होगा वो होगा r थीटा बाय l, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट लेंथ होता है ना शियर स्ट्रेन, कितना डिस्टेंस आप आगे चलेंगे। यस सर। बोलो यार। तो इस बॉडी के अंदर क्या पैदा होगा? शियर स्ट्रेस पैदा होगा। कितना पैदा होगा? जी आर थीटा बाय एल। यस, दिस अपोजेस ट्विस्ट या टॉर्शन। तो इसको हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेस पैदा हो गया। टॉर्शन मतलब ट्विस्ट, ट्विस्ट का टेक्निकल टर्म है टॉर्शन। ठीक है ना। जब हमसे कोई चीज नहीं टूटती, जब हम किसी चीज को तोड़ नहीं पाते, तो उसको हम ट्विस्ट कर देते हैं ना यार। कभी आपने शुगर केन या गन्ना होता है, वो नहीं टूटता तो उसको ट्विस्ट करके तो तोड़ते हो, नहीं टूट रहा होता खींच के, तो उसको घुमाने लग जाते हो। ये करते ही यस हो गया। सर। तो क्यों? क्योंकि टॉर्शन से क्या पैदा होता है? शियर स्ट्रेस। और हमने पढ़ा था शियर स्ट्रेंथ 1/3 होती है लॉन्गिट्यूडनल के, शियर में इलास्टिसिटी अप्रोक्सीमेटली 1/3 होती है। तो जोर भी तो, ऑपोजिशन भी तो 1/3 हो गया। तो ट्विस्टिंग से किसी चीज को तोड़ना आसान होगा ना यार। तभी तो कागज को हम खींच के नहीं फाड़ते, हम ट्विस्ट करके फाड़ते। कल मैंने बताया ना फील से, हम कागज को कभी भी ऐसे खींच के नहीं यस फाड़ते। सर। ठीक है ना। हम यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। तो क्या पैदा कर रहे हैं हम? शियर पैदा कर रहे हैं ना यार। शियर से फाड़ना आसान होता है कागज, आपने देखा हुआ है सबने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? इस चीज Yes, को क्या sir. बोलते हैं? टॉर्शन। अब इसका मतलब ये है, कोई भी बॉडी ट्विस्टिंग को अपोज करेगी। यस, बोलो यार। यस सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. सर। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी बॉडी पे टॉर्क लगाएंगे, हाँ जी, तो वो बॉडी घूम जाएगी बाय एन थीटा, सच दैट जो आप एक्सटर्नल टॉर्क लगाओगे, हाँ जी, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू थीटा। यस सर। या फिर ऐसा बोल देते हैं, जो आपने टॉर्क लगा के उसको घुमाया थीटा, तो एक ऑपोजिंग टॉर्क पैदा हो गई, रीस्टोरिंग टॉर्क। और वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल टू थीटा होगी, एंड विद अ माइनस साइन उल्टा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। कुछ कुछ स्प्रिंग जैसा हो गया ना, ये सी क्या हो गया? टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग को खींचने पर फोर्स पैदा होती है जो कि एक्सटेंशन को अपोज करती है, ऐसे किसी रॉड को ट्विस्ट करने पर
टॉर्क पैदा होती है जो ट्विस्ट को अपोज करती है। बोलो क्लियर हुआ फंडा? यस सर। बस एंगुलर है वेरिएबल्स और कुछ नहीं Yes, है। sir. जो बात समझने वाली है ना, हाउ कैन दिस बी यूज्ड, तो हम देखते हैं टॉर्शनल स्प्रिंग का एसएचएम। तो बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, मान लो एक वायर है, पतली सी वायर है, बंधी हुई है रूफ से, और उसके नीचे मैंने एक डिस्क लगा दी। ठीक, अब इस डिस्क को अगर मैं ट्विस्ट कर दूं, थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ दूं, कैन यू अंडरस्टैंड? ट्विस्ट करके छोड़ दिया थोड़ा सा, तो क्या होगा? क्या ये ऑसिलेशन नहीं करने लग जाएगा? ये वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, वोंट इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग? एंड यू हैव सीन दिस हैपनिंग मेनी टाइम्स, है ना? कुछ चीज को लगाकर छोड़ दिया, ट्विस्ट करके छोड़ दिया, इधर लेफ्ट मतलब रोटेट ही करती रह जाएगी। बोलो यार, ये रिस्टोर होना चाहेगी ना, रिस्टोर होने के चक्कर में टॉर्क आ जाएगी। तो ये जो टॉर्शनल स्प्रिंग लगाकर ये वायर जो है, इट बिहेव्स एज अ टॉर्शनल स्प्रिंग। अरे क्लियर है सबको? बोलो यार। Yes, sir. अब आपने क्या किया, इसको इक्विली मान लो, ये इक्विलिब्रियम में थी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में थी, टॉर्क क्या थी? 0। आपने इसको ट्विस्ट कर दिया बाय एन एंगल थीटा, तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हुई। वो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगी? माइनस सी थीटा होगी। हाँ जी, सी है हमारा टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट। आर यू गेटिंग इट? नाउ दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। याद आया? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा क्या आ गया? माइनस सी थीटा बाय आई। तो ये तो एसएचएम की कंडीशन बन गई। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या आ गया? 2 पाई रूट आई बाय सी। आई कौन सा लेना है? कौन सी एक्सिस के अबाउट लेना है? वायर के अलॉन्ग जो एक्सिस होगी। आर यू गेटिंग इट क्लास? यस सर। आई अबाउट दिस एक्सिस। यस, बन गया? बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। एक रॉड है, मास एम, लेंथ एल, उसको सस्पेंड किया हुआ एक पतली सी वायर से। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, पक्की बात है ना, यहाँ पर सेंटर मास होगा रॉड का, है ना? इक्विलिब्रियम में तभी कोई चीज लटकी रहती है जब उसका Yes, सेंटर sir. ऑफ मास से सस्पेंड किया जाए। यस ठीक है ना? सर। इस वायर का सी हमें दे रखा है, टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या दे रखा है जी? टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। तो क्या आप इसकी टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस बता सकते हो? ऑसिलेट कैसे करेगा? इस प्लेन में करेगी ना रॉड, कभी ऐसे कभी ऐसे। कैन यू अंडरस्टैंड क्लास? हाँ जी, फील आई? हाँ जी, sir. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। एंगुलर एसएचएम होगा ये, करो जरा ट्राई। आई विल बी बैक इन अ सेकंड। ट्राई, एवरीवन प्लीज ट्राई।
हाँ जी, हो गया सबसे? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेना है? ml स्क्वायर बाय 12। ml square by 12. तो टाइम पीरियड क्या था? 2 पाई रूट ml By ऐसे ml square by 12 c. ना। आई थिंक वेरी सिंपल, ये आंसर आ जाएगा। सही है। अब जेई मेंस में पता है क्या सवाल आया था? देखो, उन्होंने कहा ये मासलेस रॉड है और यहाँ पर एक एम लगा हुआ है और यहाँ पर एक एम लगा हुआ है। इसका कांस्टेंट दे रखा है और ये रॉड मासलेस है, बट ये टोटल लेंथ एल दे रखी है। अब जरा टाइम पीरियड निकालना स्मॉल ऑसिलेशंस का। दिख गया 2 पॉइंट मासेस? पॉइंट मास, Yes, sir. पॉइंट मास, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और एक बार क्या किया, एक को एम कर दिया, एक को 2m कर दिया और उन्होंने टोटल लेंथ एल दे दी। तो लोगों ने क्या करा, सेंटर से लगा दिया। सेंटर से नहीं लगाना, ये पॉइंट क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास। अगर बाय चांस ऐसा आ Yes. जाता है कि एक m है और एक 2m है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन समझ सकते हो ना, ये सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ठीक है ना। अगर टोटल लेंथ एल भी गिवन है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये l/3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 2l/3। समझे? तो Yes. थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना, ऐसा कभी भी सवाल आ जाए, बस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन शुड बी सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर मैंने इक्वल वाला दे दिया, अनइक्वल वाला भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है जी? हेलो हेलो, क्या आंसर आ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है यार? ml/2 होल स्क्वायर प्लस ml/2 होल स्क्वायर। आई थिंक ml स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। Yes, sir. तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, खत्म। तो मुश्किल तो सवाल भी नहीं दिया मैंने, नहीं? Yes, sir. सिंपल एज दैट। तो टॉर्शनल पेंडुलम, ठीक है ना, इसको टॉर्शनल पेंडुलम भी बोल सकते हैं या टॉर्शनल स्प्रिंग के अंडर एसएचएम, जैसे मर्जी बोल लो। टॉर्शनल पेंडुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे जो हमारा नॉर्मल पेंडुलम होता है ना, वो इस तरह से घूमता है, देख रहे हो, गोस लाइक दिस। और ये जो है ये ट्विस्ट होता है। क्लियर है? ये वहीं घूमता रहता है, गोल गोल Yes, घूमता sir. है। घूमने का सेंस डिफरेंट है। सो दिस इज योर नॉर्मल पेंडुलम, एवं सिंपल पेंडुलम भी बोल देते हैं इसको। यार ये हमारा टॉर्शनल पेंडुलम हो गया। तभी इसके नीचे थोड़ी सी बड़ी सी डिस्क लगा देते थे ताकि दिख जाए घूम भी रहा है कि नहीं। ठीक, क्लियर है? एक बार ये वाला सवाल भी कर ही लो यार, m2m वाला। ये c है, ये टोटल लेंथ l है। करना टाइम पीरियड क्या आ रहा है? कर लो, फिर कहोगे कराया नहीं। कर लो एक बार, मैं आया एक सेकंड। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है, क्या आ रहा है? ये आ रहा है क्या? Yes, sir. हम्म, No.
आई थिंक ये आ रहा है 2 ml Yes, स्क्वायर I बता think दिया। we Yes, have sir. it 2 now. ml. तो खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया जी। लो जी, एवरीवन क्लियर? टॉर्शनल पेंडुलम या टॉर्शनल स्प्रिंग के अंडर एसएचएम हमें समझ आ गया। टॉर्शनल स्प्रिंग कैसे वर्क करता है? इफ यू ट्विस्टेड बाय एन एंगल थीटा, इट गेट्स अ रिस्टोरिंग टॉर्क which is proportional to theta, opposite in direction but proportional to theta, like it happened in spring. If you push it by an amount x, it opposes by a force which is proportional to x, and that constant of proportionality is called spring constant. यहाँ पर बोलते हैं torsional spring constant, ठीक है ना। कई बुक्स में torsional constant लिखा होता है या only spring constant of torsion। आप समझ जाना कि torsion वाले spring का spring constant है, equivalent of that है, तो लैंग्वेज से इंटरप्रेट आप कर सकते हो। Anyone has any problem with this? समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड टाइप का अपना स्ट्रेस था और स्ट्रेन था, वो था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कुछ नहीं था, एक्सेस प्रेशर था। जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला दबाव बढ़ाओगे तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और अगर आप प्रेशर घटाओगे तो वो एक्सपैंड कर जाएगी। दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम वाज दिस। क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटता है और वॉल्यूम प्रेशर घटाने पे वॉल्यूम बढ़ता है। डेल्टा पी क्या है? एक्सेस प्रेशर है, ठीक। इसकी फील लेने के लिए हमने कहा सपोज यू टेक समथिंग, ठीक है ना, लेट अस से इसका वॉल्यूम वी नॉट है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बाहर हवा में इसका वॉल्यूम वी नॉट है। अब इसको उठाकर आपने नदी में फेंक दिया, ठीक। तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा जी। तो एक्सेस प्रेशर कितना लगने लग जाएगा इस पे? रो जी एच। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा, बोलो हाँ जी, बोलो यार। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका इतना वॉल्यूम घट जाएगा? माइनस का मतलब क्या है? वॉल्यूम रिड्यूसेस, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विल रिड्यूस, सही है ना। तो अगर किसी चीज को आप पानी में फेंक देते हो, पानी में जाकर उसके वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। आई थिंक सिंपल है, ज्यादा मुश्किल है नहीं कुछ चीज समझने के लिए। बोलो यार, इजी कॉन्सेप्ट लग रहा है? हाँ, Yes, आसपास sir. प्रेशर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ज्यादा सोचने Yes, की sir. जरूरत तो है नहीं, ठीक। इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को समझना बहुत जरूरी है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। प्लस माइनस साइन को छोड़ देते हैं अभी, वो तो अपने आप समझ जाएंगे। कम हो रहा होगा तो माइनस लगा देंगे, बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? डेल्टा वी बाय वी। अलग अलग बॉडीज के लिए देखते हैं। सपोज कोई सिलिंड्रिकल रॉड है, suppose you have a cylindrical rod of length L and radius R. Suppose it gets expanded, expand हो गई, ठीक है ना। तो रेडियस हो गया R प्लस डेल्टा R और लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर L होगा जी। और नया वॉल्यूम क्या होगा? बोलो यार, यही होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? Yes, which can be written like this. एक सेकंड, समझ आ रही कहानी सारी? तो अगर हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दें, ये मानते हुए कि जो चेंज है वो बहुत बड़ा नहीं होता, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। so this comes out to be 2 delta r by r plus delta l by l delta v by v नॉट। हाँ जी, समझ आ रहा है सबको?
कैलकुलेशन से देख सकते हो, बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, फिर जब ब्रैकेट खोलोगे डेल्टा आर इंटू डेल्टा एल वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे ना, कर करा के ये आ जाएगा। बोलो यार। यस सर। तो क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स? Volumetric strain is simply the sum of longitudinal strain in every direction x y z में। Yes, sir. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो कोई क्यूबॉइड है, ये साइज A, ये साइज B, ये साइड C, इसका चेंज इन वॉल्यूम ये होगा A प्लस डेल्टा A, B प्लस डेल्टा B इंटू C प्लस डेल्टा C माइनस ABC। समझ आ रहा है? तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ये नहीं आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी आप समझ पा रहे हो, ये आ जाएगा डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B प्लस डेल्टा C बाय C। कैन यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक से? जो लॉजिक ऊपर लगा है वो Yes, यहाँ लग sir. जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को निकालने का आसान तरीका समझो। वॉल्यूम क्या था? ABC था। एरर का फॉर्मूला लगाना, एरर का फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने। Yes, sir. ओ हाँ सही तो है। एरर का ये जो फॉर्मूला था स्मॉल चेंज के लिए वैलिड था, और हम तो मान ही रहे हैं जो एक्सटेंशंस हैं और या फिर कंप्रेशंस हैं ये बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई बॉडी एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसका चेंज इन वॉल्यूम विल बी ड्यू टू चेंज ऑफ एवरी डायमेंशन। कोई लेंथ भी कम हो गया, रेडियस भी कम हो गया, तो उनका ओवरऑल इफेक्ट मिलकर वॉल्यूम भी कम हो गया। लॉजिकल बात है। और मैथमेटिकली उनको कैसे ऐड करना है, यू कैन डिराइव एनी फॉर्मूला। सपोज आपको स्फीयर दे दूं मैं, इसका रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ये होगा जी। अब मुझे बताओ डेल्टा v बाय v क्या आएगा? लॉजिक से बताओ। 3 डेल्टा r बाय r Yes, आएगा। sir. एरर, Yeah. एरर के फॉर्मूले से। तो इस तरह आप हर बॉडी के वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को लीनियर स्ट्रेन से रिलेट कर सकते हैं। यस और नो? इजी टू डू? Yes, sir. नथिंग डिफिकल्ट देयर आई थिंक। अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सेकंड। अगर कोई ऐसा सॉलिड है जिसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम है, हर डायरेक्शन में सेम है मतलब अगर इधर का स्ट्रेन सिग्मा आता है तो इधर का स्ट्रेन भी सिग्मा ही आता है, और इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेन सिग्मा ही आता है। ठीक है ना? मतलब कई बार होता है ना, कई बॉडीज होती हैं स्ट्रेचिंग को ज्यादा अपोज करती हैं और कंप्रेशन को उतना ज्यादा अपोज नहीं करती। ठीक है ना? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज नहीं होती। अगर किसी बॉडी की हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम है, या एक सेकंड ये छोड़ दो, ये बाद में करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन में ज्यादा अच्छा समझ आएगा, वहीं कर लेंगे, छोड़ो। मुझे बताओ ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला पार्ट समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अच्छा, अब कोई अगर बॉडी एक्सपैंड कर रही है, समझना इस बात को। सपोज आपने इस बॉडी को एक्सपैंड करिए या कॉन्ट्रैक्ट करिए, प्रेशर लगाया, आपने एक्सेस प्रेशर किया, तो ऑब्वियसली उसी कुड़ जाएगी थोड़ी सी, है ना? वॉल्यूम कम हो जाएगा। बोलो। Yes, तो अगर sir. यहाँ की डेंसिटी रो थी तो यहाँ की डेंसिटी बढ़ नहीं जाएगी, क्योंकि मास तो उतना ही था, आपने Yes, sir. कम वॉल्यूम में कर दिया। Yes, sir. बोलो यार।
Yes, sir. Yes, sir. अब आपको पता है डेल्टा वी क्या था? वी नॉट, हाँ जी, डेल इंटू डेल्टा पी बाय बी। सोच के देखो, मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, मैग्नीट्यूड की बात Yes, करें, sir. सही लिखा मैंने? अब मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मैं एरर का फॉर्मूला लगाऊं, चेंज इन मास अपॉन मास विल बी चेंज इन रो अपॉन रो प्लस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। बट चेंज इन मास तो जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा रो बाय रो नॉट शुड बी आइडियली इक्वल टू दिस, शुड बी आइडियली इक्वल टू दिस। बोलो, Yes, sir. समझ आ रहा है? तो जितना प्रतिशत वॉल्यूम घटेगा उतना ही परसेंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। लॉजिकल है Yes, क्या? sir. अगेन दिस इज वैलिड फॉर स्मॉल चेंजेस, स्मॉल चेंजेस मतलब लेस देन 10%। इफ द चेंज इज टू लार्ज देन कैलकुलेट। लॉजिक समझ आया सबको यार? तो कहने का बात क्या है, अगर हम किसी चीज को पे एक्सेस प्रेशर लगाएंगे उसका वॉल्यूम घटेगा, हेंस डेंसिटी बढ़ेगी। अगर छोटे छोटे चेंज हो रहे हैं, 10% से कम के चेंज हो रहे हैं, जितने परसेंटेज वॉल्यूम घटेगा अप्रोक्सीमेटली उतने ही परसेंटेज से डेंसिटी बढ़ जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो यार। Yes, sir. ठीक, फिर एक बात आती है कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। ठीक, एनसीईआरटी में मुझे नहीं पता किससे लिखा हुआ है, मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ, पॉइजन्स रेशियो। व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो? पॉइजन ने कहा कि अगर किसी भी सिलेंडर को आप खींच के एक्सपेंड कर रहे हो, तो लेंथ का हो गया एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है ना, और मान लो रेडियस हो गया आर प्लस डेल्टा आर, मान लो, हालांकि हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? पाई आर स्क्वायर एल। फाइनल वॉल्यूम क्या है? पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर इंटू एल प्लस डेल्टा एल। ठीक, इफ change in density is negligible then initial volume और final volume सेम होना चाहिए। खींचने की बात हो रही है यहाँ पर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात नहीं हो रही, ठीक है ना? वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया बस। अगर मैं किसी चीज को खींचता हूँ तो उसकी लेंथ हो गई, उसका रेडियस भी चेंज हो गया। हमें पता है ये माइनस साइन आना चाहिए ना यार, बट मैंने जान के Yes, प्लस sir. में ले लिया। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एल। फाइनल वॉल्यूम क्या है? पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर इंटू एल प्लस डेल्टा एल। यस, तो पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, यहाँ पर भी कॉमन ले लो, यहाँ पर आ जाएगा ये इंटू ये आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यू गेट, ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, व्हाट यू गेट इज डेल्टा आर बाय आर इज माइनस हाफ ऑफ डेल्टा एल बाय एल। माइनस का साइन क्या बता रहा है? माइनस का साइन क्या बता रहा है? अगर एल बढ़ेगा Reduce. तो आर घटेगा, एल घटेगा तो आर बढ़ेगा, है ना? किसी रॉड को प्रेस करोगे तो वो मोटी हो जाएगी। हाँ जी, Yes, पता ही sir. होगा यार, लॉजिकल बात है। खींचोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। किसी रॉड को अगर हम खींचेंगे तो थोड़ी पतली हो जाएगी। यस, डू नॉट अप्लाई दिस टू Yes, ह्यूमन sir. बॉडी, ये रॉड वॉड पे ठीक है, और कहीं लटक जाओ कहीं घर के बाहर में पतली हो जाऊंगी। आई हैव ट्राइड इट, इट डज नॉट वर्क, टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल with a minus, this is called Poisson's ratio, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल मतलब परपेंडिकुलर टू द लेंथ की रेशियो को क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो। और ये जो
इस केस में आएगी आइडियल वैल्यू, आइडियल वैल्यू मतलब अगर डेंसिटी चेंज ना हो, आइडियल वैल्यू ऑफ ईटा क्या आएगी, हाफ, ठीक है ना, फॉर नो चेंज इन डेंसिटी। अगर डेंसिटी चेंज ही ना हो बॉडी की तो उसमें ईटा की वैल्यू हाफ आएगी। देखो हाफ आ रही है ना, कैलकुलेट की थी हमने, डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। ये पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या आ जाती है, हाफ। मैंने पॉइजन रेशियो डिफाइन करने से पहले ये डेरिवेशन क्यों करा दी, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये डेरिवेशन है, ईटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ, आइडियल वैल्यू निकाल कर दिखाओ, हाफ निकाल कर दिखा देना। अरे समझ गए बुजुर्गगण? यस सर। Yes, sir. और पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन में माइनस साइन होगा जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक डायमेंशन घट रहा होगा तो एक बढ़ रहा होगा। अब क्लियर हुआ? अब जो ईटा की वैल्यू होती है ना, प्रैक्टिकली इट लाइज बिटवीन -1.5। ईटा की वैल्यू नेगेटिव मतलब उसको खींचोगे तो एक्सपैंड कर रही है, कुछ बॉडीज ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट करती हैं इन रियल लाइफ, ये होता है। कई चीजों को खींचते हो ना, फूल जाती हैं, ठीक है ना, होते होंगे कोई मटेरियल। तो इन रियल लाइफ ईटा लाइज बिटवीन -1.5। आइडियल वैल्यू क्या है ईटा की, क्लियर है? कईयों का ईटा 0 भी होगा, आपको खींचोगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। देयर आर सम मटेरियल्स लाइक दैट आल्सो। बेस्ड ऑन मटेरियल साइंस दिस इज व्हाट हैपेंस। आइडियली ये वो हाफ होना चाहिए, एक बढ़ेगा तो एक घटना चाहिए। ये लॉजिक समझ आया सबको? यस सर। ठीक है ना। तो अब हम पहुंच गए हैं लास्ट टॉपिक पे, छोटा सा ही है, दैट इज योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हम गणना कर रहे हैं या डेफिनेशन दे रहे हैं, ये सारी कहानी तब कब तक करेंगे, टिल प्रोपोर्शनल लिमिट। वाई? क्योंकि वंस वी गो बियॉन्ड प्रोपोर्शनल लिमिट फिर हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा पर जाना पड़ता है। हम थ्योरेटिकल डेटा में रहना चाहते हैं जब स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। मेरी बात समझ पा रही हो? स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है तो थ्योरेटिकली स्ट्रेस से स्ट्रेन निकाल सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन या जी इंटू स्ट्रेन या बी इंटू स्ट्रेन। समझ गए ना? जब स्ट्रेस से डायरेक्टली स्ट्रेन निकल जाए हम उस दायरे में ही रह रहे हैं, क्योंकि उसके बाहर जब जाते हैं लीनियरिटी खत्म हो जाती है, फिर वी हैव टू ब्रिंग द एक्सपेरिमेंटल डेटा। हम थ्योरेटिकल चीज पढ़ रहे हैं तो थ्योरेटिकल में हम उसी लिमिट में रहना चाहेंगे जब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को, तो स्ट्रेस से स्ट्रेन निकाल सकते हैं। ये कोई कहता नहीं है, अनसेड रूल है, बट इट इज ऑलवेज फॉलोड। तो याद रखना, जितने भी चीजें हम इलास्टिसिटी में डिफाइन कर रहे हैं, हम ज्यादातर जो क्वेश्चंस भी कर रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट भी नहीं, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही बातें कर रही हैं। उसके बाद क्या होगा टूटने के बाद, वो बाद की बात है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, यस sir. सर। ठीक है ना। नाउ सपोज देयर इज अ रॉड, इसको हम एक रॉड से समझेंगे, उसको मैं फोर्स एफ से खींच रहा हूं, ठीक। टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन मैं सिंबल लेता हूं। मान लो इस रॉड को आपने बाय एन अमाउंट z खींच दिया, ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्स से धीरे 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 आप खींच रहे हो। अब मुझे बताओ रॉड में स्ट्रेन कितना आ गया होगा, z बाय एल आ गया होगा, अगर ये लेंथ एल है, एरिया ए है मान लो। हाँ जी, स्ट्रेन z बाय एल आ गया होगा यार, बोलो क्लास। Yes, sir. यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, स्ट्रेस sir. वाई z बाय एल आ गया होगा, Yes. और स्ट्रेस तो एफ अपॉन ए होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, वाई ए जेड बाय एल होगी। तो जैसे जैसे z बढ़ाओगे आपको फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। यस, Yes, sir. Yes, sir. जैसे जैसे रॉड को यस खींचे सर। और ज्यादा जोर और ज्यादा जोर और ज्यादा जोर और ज्यादा जोर आपको लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस है। यस, अगर मैं अब इसको थोड़ा सा dz अमाउंट खींचूं तो छोटा सा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, f डॉट dz कितना आ जाएगा, वाई ए जेड बाय एल इंटू dz। नेट वर्क डन क्या होगा, मतलब अगर मुझे टोटल अमाउंट मान लो 0 से डेल्टा एल खींचना है, मान लो मुझे इस रॉड को टोटल डेल्टा एल खींचना है, तो टोटल वर्क डन यही होगा जी। अरे बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ये कितना यस आ जाएगा सर। क्लास, वाई ए बाय एल जेड स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या आएगी 0 से डेल्टा एल, क्या आ जाएगा वाई ए
by 2L into delta L square. So this is the work done by external force. Slowly again, तो इसको अगर हम देखें, this is the work done by F external slowly to pull the rod by a net amount of delta L. Yes. Yes or no class? ये जो मैंने लिखा समझ आया? ये कौन सा काम है? हम धीरे 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 रॉड को खींच रहे हैं, तो जितना हमें टोटल काम करना पड़ेगा वो ये होगा. यस. यस सर. हमने ये पढ़ा था कभी एक चैप्टर में. ये होता है, ये तो 0 है, तो एक्सटर्नल बंदे का वर्क डन कहाँ जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है, क्योंकि अगर मैं रॉड को छोड़ दूंगा रॉड रिस्टोर हो जाएगी. इसका मतलब क्या? सारा वर्क डन वापस मिल जाएगा. हम रबड़ को खींच के छोड़ते, रबड़ काइनेटिक एनर्जी देती है कि नहीं देती है? अरे बचपन में मारी होगी रबड़ खींच के, फटाक. Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, इट गेट्स रिस्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी. ओके. क्या ये वो इलास्टिक एनर्जी है जो रॉड में अब स्टोर हो गई है जब आपने रॉड को खींच दिया है? Yes, sir. ओके. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या मैं बोल देता हूं दिस इज द चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड. कितना आ रहा है? वाई ए बाय एल डेल्टा एल स्क्वायर. और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसको मैंने कल के बताया था, तो हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर आ गया यार. आया कि नहीं आया? बोलो. Yes, ये कर sir. सकते हो. स्प्रिंग में भी तो हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, हाँ हाफ के स्क्वायर, अरे वही चीज है यार, और कुछ नहीं. यस सर. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इसको लिखते तो इसको बोलते थे डेल्टा यू. डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते भी नहीं है. आप कर सकते हो, यू कैन टेक अ रेफरेंस. क्या रेफरेंस ले सकते हो? यू कैन टेक रेफरेंस. क्या रेफरेंस? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो एक्सटेंशन टू बी जीरो ले सकते हो ना. जब स्प्रिंग रिलैक्स होता है हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं. सो देयरफॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? वाई ए बाय 2L इंटू डेल्टा एल स्क्वायर. या यू कितना आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का? वाई ए बाय 2L इंटू डेल्टा एल स्क्वायर. मैं थोड़ा सा इसको बढ़िया तरीके से लिखना चाह रहा हूँ. इसको ऐसे लिख दूं, वाई बाय, देखो इसको लिख सकते हैं हाफ वाई डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू एल इंटू ए. बोलो न्यूमेरिकली इक्वल है ऊपर वाली चीज और नीचे. Yes, sir. हाफ वाई स्ट्रेन 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 इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. नहीं, Yes, sir. यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन तो स्ट्रेस होता है. ओके. हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. ओके. तो अब हम नई टर्म डिफाइन करेंगे, यूडी, दैट इज योर एनर्जी डेंसिटी. वो क्या आ गया? यू पर यूनिट वॉल्यूम. कितना आ गया? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, जो कि क्या आ गया? हाफ सिग्मा ई और हाफ टाउ फाई और हाफ डेल्टा पी इंटू माइनस डेल्टा वी बाई वी. हर के लिए वैलिड है. डिराइव भले ही हमने लॉन्गिट्यूडनल के लिए किया है, क्योंकि मैंने पहले ही इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था हम सारी चीजें लॉन्गिट्यूडनल के लिए करेंगे, बट ट्रू फॉर एवरीवन. तो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सैंपल वुड बी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. एंड इफ वी टॉक फ्रॉम द ग्राफ परस्पेक्टिव, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की बात करें, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की अगर हम बात करें, आपको याद है प्रोपोर्शनल लिमिट तक ग्राफ स्ट्रेट होता है? हाँ जी. Yes, sir. यस सर. तो ये वाला स्ट्रेट, मैं तो स्ट्रेट में ही रह रहा हूँ. ये जो एरिया है, क्या ये यूडी है?
अरे हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही तो होगा। और ये सिग्मा है और ये ई है, इसका एरिया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ही तो आएगा। Yes, तो क्या sir. एनर्जी डेंसिटी बताता है? तो Yes, स्ट्रेस स्ट्रेन sir. कर्व का एरिया क्या बताता है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया क्या बताता है? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। एंड इफ, ये लास्ट पार्ट है, इफ स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों या एक साथ ही होंगे, एंड कर देता हूं, इफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर वेरिएबल देन यूडी इज वेरिएबल, होगा कि नहीं? तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करोगे? यूडी को इंटीग्रेट करोगे, नहीं? एनर्जी डेंसिटी एक जगह निकाल के उसको हर छोटे 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 वॉल्यूम एलिमेंट्स पे इंटीग्रेट कर दोगे। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना? अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको कल डिस्कस भी कर लेंगे। जैसे ये जो रॉड थी जो खुद के वेट पे लटकी हुई थी, याद है? Yes, sir. MLAY दे रखा है, ठीक है ना? फाइंड टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the rod. Now you know this is a case of variable stress and strain. ठीक है ना? आप खुद करके आना, कल क्लास की स्टार्टिंग में ही इसको डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है? सो सॉलिड्स फिनिश हो गया। Yes, sir. ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिए, इसको आप कर लेना। नोट्स में इसका डेरिवेशन है, ठीक है? नोट्स में जो मैंने आपको दिए हुए हैं पहले से, उसमें सारा डेरिवेशन है। ठीक, चलिए सी यू टुमारो। वी विल डिस्कस सॉलिड्स Thank you, वाले sir. जो होमवर्क है नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे। Okay, तब तक आराम sir. से उसको करते रहो। वी विल Okay, sir. स्टार्ट थर्मल Thank you, sir. प्रॉपर्टीज। We'll start with the part of thermometry and calorimetry. Okay, sir. Then we will do thermal expansion, and then we will go to heat transfer. So this is the order that I am going to follow. पहले मैं heat और temperature आपको समझाऊंगा, calorimetry समझाऊंगा, ठीक है? फिर मैं thermal expansion समझाऊंगा, उसके बाद मैं heat transfer पे जाऊंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट वीक हम मोस्टली हीट ट्रांसफर को छोड़ के बाकी सारा पार्ट खत्म कर दें, ताकि हम एडीसी के बराबर आ जाए। ठीक है?